हेलो दोस्तों, गोल्डन फिजिक्स में आपका स्वागत है। और हम पढ़ेंगे, आज का टॉपिक है न्यूट्रॉन बंधन। तो देखिए, न्यूट्रॉन बंधन क्यों आवश्यक है कि जब कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो उनमें न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है रिएक्शन को चलाने के लिए। लेकिन जो उनसे न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं उनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, यानी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। तो जब क्या होता है कि जब इनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है तो ये नाभिक से टक्कर नहीं करती। यूरेनियम के जो नाभिक होता है उसे टक्कर नहीं करते। इसकी प्रायिकता बहुत कम होती है टकराने की। जब इसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा हो तो इसका वेग ज्यादा होगा। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें चाहिए सोलो न्यूट्रॉन होंगे तो वो टक्कर ज्यादा कर पाएंगे, ज्यादा टक्कर कर पाएंगे। अब सोलो न्यूट्रॉन के लिए क्या करें? तो सीधी सी बात है, यदि कोई बहुत तेज वेग से गतिशील है तो उसकी क्या करवाएंगे, हम टक्कर टक्कर कराएंगे तो क्या होगा, स्लो हो जाएगा। तो अब बात ये आती है कि हम टक्कर किससे कराए, टक्कर किससे कराए। तो जिससे हम टक्कर कराएंगे वो कहलाते हैं न्यूट्रॉन बंधक पदार्थ। तो किससे कराए, ये हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे। हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे कि किस प्रकार के परमाणु से हम इनकी टक्कर करा के इनको स्लो कर सकते हैं। और चूंकि हमें फास्ट न्यूट्रॉन नहीं चाहिए, तो देखिए इसमें लिखिए, तेज गति के न्यूट्रॉन से, देखिए तेज गति के न्यूट्रॉनों से नाभिकीय अभिक्रियाओं को नाभिकीय अभिक्रियाओं को नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। या लिख सकते हैं कि तेज जो न्यूट्रॉन है उनकी न्यूक्लियर रिएक्शन में परमाणु से टकराने की प्रायिकता बहुत कम है। या गतिशील न्यूट्रॉन गतिशील न्यूट्रॉन गतिशील न्यूट्रॉन की यूरेनियम परमाणु से टकराने की प्रायिकता, परमाणु से टकराने की प्रायिकता टकराने की प्रायिकता बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। इसलिए हमें स्लो न्यूट्रॉन चाहिए, इसलिए हमें स्लो न्यूट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। हमें क्या चाहिए, स्लो न्यूट्रॉन। हमें स्लो न्यूट्रॉन की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि हमें न्यूक्लियर रिएक्शन को आगे बढ़ाना है। तो आगे लिखिए कि जिन पदार्थों से न्यूट्रॉन को स्लो किया जाता है, स्लो किया जाता है, न्यूट्रॉन बंधक पदार्थ कहलाते हैं। न्यूट्रॉन बंधक पदार्थ कहलाते हैं। ये तो है न्यूट्रॉन बंधक पदार्थ। अब हम देखेंगे किस प्रकार के पदार्थ चाहिए। तो देखिए, मान ले कि माना न्यूट्रॉन का द्रव्यमान m1 है, माना न्यूट्रॉन का द्रव्यमान m1 है, m1 है, तथा वेग क्या होगा, v u मान ले, तथा इनिशियल वेग है इसलिए, तथा वेग u है। वेग क्या है, u है। तथा मंदक पदार्थ का द्रव्यमान, मंदक पदार्थ का द्रव्यमान m2 है, वह स्थिर अवस्था में, यानी वेग 0 है। तो देखिए इसका वेग u है और इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, 1/2 mu²। और टक्कर के बाद इसका वेग क्या हो जाएगा, v। और उसके बाद गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 1/2 mv²। तो हम लिखेंगे, अतः टक्कर से पूर्व
टक्कर से पूर्व गतिज ऊर्जा K1 व टक्कर के पश्चात गतिज ऊर्जा K2 है। गतिज ऊर्जा K2 है। तो प्रति एकांक ऊर्जा का ह्रास क्या होगा, या प्रति एकांक ऊर्जा का ह्रास, प्रति एकांक ऊर्जा का ह्रास। ऊर्जा की क्षय ऊर्जा कमी क्यों निकालनी है, हमें ज्ञात करना है कि न्यूट्रॉन कितना स्लो होगा। तो प्रति एकांक ऊर्जा की हानि क्या आएगी, K1 माइनस K2 बटा K1। K1 क्या होगा, 1/2 mu² m1u² माइनस K2 क्या होगा, यदि वेग v है टक्कर के बाद तो इसका 1/2 mv² m1v² और बटा होगा 1/2 mu²। तो इसमें इसका भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस v² अपॉन u², v² अपॉन u²। ये क्या है, उसकी ऊर्जा है। तो अब देखिए हमें क्या पता है कि जो टक्कर होती है उस टक्कर में यदि ये टक्कर प्रत्यास्थ हो तो हम मानेंगे, तो उसके फॉर्मूले लगाएंगे। तो माना टक्कर प्रत्यास्थ है, माना टक्कर प्रत्यास्थ। देखिए न्यूट्रॉन किसी भी दिशा से वो कर सकता है, टक्कर कर सकता है, लेकिन हम इसे श्रेयदर्शी दृष्टि से क्या मानते हैं कि सम्मुख टक्कर करता है, जिसे हमने पहले में पढ़ा था। ये टक्कर प्रत्यास्थ व सम्मुख है, सम्मुख है। और उसमें हमने केस ही पढ़ा था U2 स्थिर अवस्था में, U2 स्थिर अवस्था यानी 0। तो देखिए वेग क्या होगा, v1 होगा m1 माइनस m2 बटा m1 प्लस m2, ये आपने टक्कर में पढ़ाया था, और ये होगा 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए u2 क्या है, u2 है 0, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, क्या होगा, ये होगा। हमें क्या चाहिए, v बाई u, v1 बाई u², ये v1 है, 1/2 m v1²। इन टक्कर के बाद u1 का वेग v1 हो गया, तो ये होगा। अब देखिए इसमें हम ये केस लगाते हैं कि if बराबर m1 बराबर m2 हो, यदि m1 बराबर m2 हो तो इसमें क्या होगा, v1 क्या हो जाएगा, 0। तो v1 इक्वल टू 0। यदि ये v1 0 है तो जब इसमें मान रखेंगे तो ये आएगा K1 माइनस K2 बटा K1 बराबर ये 0, तो ये पूरा 0, इसका मतलब बराबर 1, लगभग बराबर 1, क्योंकि हमने लगभग ये बराबर माने, तो ये लगभग बराबर 1 आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसको देखिए आप, मैं यहां बता रहा हूं, तो K1 माइनस K2 है बटे K1, इसको 1 मान लेते हैं हम, 1 होगा जब द्रव्यमान बराबर होंगे, ये हो जाएगा K1 माइनस K2 बराबर K1, K1 से K1 कैंसिल हो गया, K2 बराबर 1, K2 बराबर 0। इसका मतलब क्या है, K2 0 यानी इसकी गतिज ऊर्जा 0 हो गई, यानी रुक गया। लेकिन ये द्रव्यमान बिल्कुल बराबर नहीं होते, इसका मतलब इसलिए कुछ ना कुछ आता है, थोड़ा आता है। इसका मतलब यही, जब द्रव्यमान लगभग बराबर होंगे तो गतिज ऊर्जा में बहुत अधिक क्षय होगा, इसका मतलब लिख सकते हैं, अतः गतिज ऊर्जा में बहुत अधिक क्षय होगा, अतः गतिज ऊर्जा में बहुत अधिक क्षय होगा, बहुत अधिक क्षय होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमें किस प्रकार के पदार्थ लेने चाहिए कि गतिज ऊर्जा में ज्यादा क्षय हो जाए और न्यूट्रॉन का वेग कम हो जाए। तो हमें जिसका द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर हो, उन्हें हमें न्यूट्रॉन के मंदक के रूप में काम लेना चाहिए। इसका हम एनालिसिस और पढ़ते हैं द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में। उसके बाद हम आपको बताएंगे किस प्रकार के पदार्थ काम लेने चाहिए। तो ये टॉपिक डाली न्यूट्रॉन मंदन का द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में एनालिसिस, विश्लेषण।
द्रव्यमान न्यूट्रॉन मंदन का द्रव्यमान केंद्र में द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में एनालिटिक यानी विश्लेषण तो ये क्या होगा? तो देखिए द्रव्यमान केंद्र में पढ़ने के लिए हमें क्या निकालना होगा? द्रव्यमान केंद्र का वेग, उसमें उसके निकालेंगे हम द्रव्यमान केंद्र में और प्रयोगशाला तंत्र में जो वेग होते हैं उनके बारे में, और फिर निकालेंगे गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा का करेंगे कंपेयर, और हम बताएंगे कि उनकी ऊर्जा क्या होगी, कितनी होगी, और किस प्रकार के पदार्थ काम में लेने चाहिए। तो लिखिए इसमें माना न्यूट्रॉन का द्रव्यमान m1, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान m1 वह वेग v है, वह वेग u है, टक्कर से पहले का ये वेग u है तथा मंदक का द्रव्यमान m2 है, वह स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में यानी u2 बराबर 0, ये u1 ये u2 बराबर 0 है। तो द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या होगा? तो द्रव्यमान केंद्र का वेग होगा VCM बराबर m1 u1 m2 u2 बराबर m1 बटा m1 प्लस m2। तो देखिए m2 u2 क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि u2 0 है, तो इसका मान आ जाएगा m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया द्रव्यमान केंद्र का वेग। तो अब हमें क्या निकालना है? द्रव्यमान केंद्र में जो वेग होते हैं टक्कर से पहले उनके मान। तो टक्कर से पूर्व द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में वेग, टक्कर से पूर्व द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में वेग, वो क्या होगा? पहले के लिए u1 डैश, वो होगा u1 माइनस VCM, इसका मान क्या आ जाएगा? u1 माइनस, अब देखिए इसको हम थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं। देखिए m1 दोनों में ऊपर और नीचे कॉमन लेंगे तो ऊपर बचेगा u1 और नीचे बचेगा 1 प्लस m2 बटा m1 और 1 प्लस m2 बटा m1, ये बचेगा। तो जो ऊपर m1 कॉमन लेंगे और नीचे m1 कॉमन लेंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि u, और इसे हम लिखेंगे 1, ये 1, और इससे को हम मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं a, यहां लिख देंगे जहां a बराबर होगा m2 बटा m1। ये सुविधा के लिए माना है, ये छोटे टर्म हो जाए और जल्दी जल्दी हम लिख सकें। u माइनस u1 क्योंकि ये 0 है तो इसको हम 1 मान लेते हैं, u1, ये u1 होगा u1 और 1 प्लस a, तो इसको मान आएगा 1 प्लस u1 प्लस au1 माइनस u1 बटा 1 प्लस a। तो ये क्या हो गया? ये हो गया au1 बटा 1 प्लस a। और जो दूसरा है मंदक, उसका वेग क्या होगा द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में? u2 माइनस VCM, u2 0, तो VCM क्या हो जाएगा? माइनस u1 और 1 प्लस a। ये क्या आ गए? ये आ गए द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में टक्कर से पूर्व के वेग। और देखिए द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र जब प्रत्यास्थ टक्कर पढ़ते हैं तो उसमें जो वेग आते हैं टक्कर से पूर्व और टक्कर के बाद, वो वेग बराबर आते हैं। तो हमने ये पढ़ा है। तो द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में टक्कर के बाद कणों के वेग बदलते हैं
वेग नहीं बदलते हैं, दिशा बदलती है। वेग नहीं बदलते हैं, वेग नहीं बदलते हैं, केवल दिशा बदलती है, केवल दिशा बदलती है। तो हमने पढ़ा था कि जो v1 डैश है वो u1 डैश के बराबर, और जो v2 डैश है वो बराबर u2 डैश के बराबर, ये हमने पढ़ा था। अब ये तो थी टक्कर से पहले की बात, अब करेंगे हम टक्कर के बाद की बात। तो माना टक्कर के बाद, माना टक्कर के बाद, माना टक्कर के बाद न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन का वेग v1 डैश, न्यूट्रॉन का वेग वो हम प्रयोगशाला देश तंत्र में लिखेंगे, लैब फ्रेम का वेग v1 व मंदक का वेग, मंदक का वेग v2 है। ये लैब फ्रेम है v1 और v2। तो द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में क्या होंगे, v1 डैश और v2 डैश। तो हम उनका मान निकालेंगे, गैलन रूपांतरित समीकरण से हमने पढ़ा भी है और ये भी लगाया था अभी, ये वाले सेम यही आएगा। v1 डैश बराबर क्या आएगा, v1 माइनस vcm। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि v1 बराबर क्या होगा, v1 डैश प्लस vcm, ये होगा। अब देखिए समीकरण नंबर ये 1 है, ये 2 है, ये और ये मिला के 2 है, और ये 3 है, और ये 4 आ गई। अब देखिए समीकरण 4 का हम कर रहे हैं स्क्वायर, तो समीकरण 4 का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर v1 का स्क्वायर बराबर v1 डैश प्लस vcm का स्क्वायर, ये हो जाएगा v1 स्क्वायर बराबर होगा, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब होगा ये दोनों वेक्टर हैं, वेग क्या है, वेक्टर है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट होगा, स्क्वायर मतलब डॉट प्रोडक्ट होगा। तो v1 डैश का स्क्वायर, इसका हो जाएगा vcm, vcm का स्क्वायर प्लस क्या होगा 2v1 v1 डैश और vcm, और साथ में क्या आएगा cos थीटा। cos थीटा क्यों, क्योंकि ये वेक्टर, वेक्टर का स्क्वायर है, यानी डॉट प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट के लिए cos थीटा आएगा। ये आएगा 2v1 डॉट vcm, डॉट उठाएंगे तो cos थीटा लग जाएगा। और थीटा क्या है, थीटा है जहां, जहां थीटा द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में v1 डैश व vcm के बीच का, के बीच का कोण है। ये क्या है, कोण है। अब देखिए हम इनकी वैल्यू रखेंगे कहां से, यहां से हमें पता है v1 डैश, v1 डैश का नहीं पता। देखिए v1 डैश किसके बराबर है, u1 डैश के, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये होगा v1 डैश बराबर u1 डैश, समीकरण 3 से और समीकरण 2 से हम मान रखेंगे समीकरण 5 में, ये समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 1 से, 1 2 3 से समीकरण नंबर 5 में वैल्यू रखेंगे। देखिए वैल्यू रखते हैं, क्या आता है देखिए, तो आएगा v1 स्क्वायर, आएगा v1 इसका स्क्वायर आ जाएगा, v1 डैश, v1 डैश यानी, v1 डैश यानी u1 डैश, और u1 डैश यानी, u1 डैश का मतलब है au1 अपॉन 1 प्लस ए, तो au1 अपॉन 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस vcm का स्क्वायर, vcm, vcm का स्क्वायर यानी u1 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2 v1 डैश, तो au1 अपॉन 1 प्लस ए, और vcm, तो vcm हो जाएगा u1 अपॉन 1 प्लस ए, और साथ में cos थीटा। अब देखिए इसको हम सोल्व करेंगे, तो v1 का स्क्वायर आएगा, नीचे 1 प्लस ए का स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, और 1 प्लस ए का स्क्वायर यहां से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नीचे 1 प्लस ए का स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस ए का स्क्वायर। अब देखिए ऊपर क्या बचेगा, ऊपर देखिए इसमें u1 स्क्वायर कॉमन है, इसमें u स्क्वायर है, u1 स्क्वायर है, इसमें u1 डॉट होके u1 स्क्वायर हो जाएगा, तो u1 तो स्क्वायर कॉमन ले लिया।
अब क्या बचा, यहाँ पे बचा ए स्क्वायर, यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे क्या बचा 2a और साथ में cos थीटा, ये बचा। अब मान लें कि जो कण है उनकी गतिज ऊर्जा टक्कर से पूर्व और टक्कर के बाद क्या क्या होंगी, देखिए माना न्यूट्रॉन की टक्कर से पूर्व गतिज ऊर्जा K1 वह टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा K2 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, K2 बटा K1 क्या लिख सकते हैं, 1/2 m K2 n टक्कर के बाद क्या थी, V1 का स्क्वायर, और टक्कर से पहले क्या थी, 1/2 m1 U1 का स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल, क्या बचेगा, V1 स्क्वायर बटा U1 स्क्वायर। देखिए V1 स्क्वायर ये रहा, U1 स्क्वायर इसके बटे हम लेके आएंगे तो इसकी वैल्यू क्या है, ये होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a cos थीटा बटे 1 प्लस ए का स्क्वायर। ये किसके बराबर आया है, ये आया गतिज ऊर्जा के बराबर K2 बटा K1। अब देखिए हमें पता चल गई गतिज ऊर्जा का अनुपात, ये है गतिज ऊर्जा का अनुपात। हम इसे समीकरण नंबर ये 6 और ये 7, तो समीकरण 7 में जो कोस थीटा आया है, तो हम थीटा की अलग अलग वैल्यू रख के देखेंगे कि थीटा से किस प्रकार गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आएगा। अब हम मान लें कि थीटा का जो वैल्यू है वो 0 है, केस फर्स्ट मान रहे हैं। केस फर्स्ट क्या है, थीटा का मान क्या है, 0। जब थीटा का मान 0 है, इसका मतलब है कि जब कण टक्कर कर रहा है और टक्कर के बाद क्या करेगा, सीधे निकल जाएगा, उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 0 का मतलब यही है कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो 5 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री कोई परिवर्तन नहीं है, सीधा ही निकल जाएगा। तो जब कण थीटा बराबर 0 है, तो यानी अर्थात टक्कर के बाद अपनी दिशा नहीं बदलता, अर्थात टक्कर के बाद अपनी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं करता, अब देखिए नहीं करता तो क्या क्या वैल्यू आएगी गतिज ऊर्जा की, तो K2 बटा K1 बराबर क्या होगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a। थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री, और कोस 0 का मान 1, तो डॉट 1 ये ऐसे कैसे, और नीचे जाएगा 1 प्लस ए का स्क्वायर। तो देखिए ऊपर क्या है, ये 1 प्लस ए का स्क्वायर है, एक का स्क्वायर ए और 2a अपॉन 1 प्लस ए, इसका मतलब इसका मान क्या है, क्या 1। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, K2 बराबर K1। इसका मतलब क्या है कि टक्कर से पहले गतिज ऊर्जा K1 थी और टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा K2 है, वो दोनों बराबर है। इसका मतलब ये है कि उसकी गतिज ऊर्जा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करता, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसके हम कह सकते हैं यदि टक्कर के बाद कण सीधे ही उसी दिशा में चला जाता है जिस दिशा से आ रहा था, तो उसकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब देखिए, तो इस प्रकार से गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो फिर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किस प्रकार होगा, तो देखिए के सेकंड यदि थीटा का मान पाई हो, थीटा का मान क्या हो, पाई हो, तो इसका मतलब क्या है कि टक्कर अब जिस दिशा में जा रहा था उससे टकरा के वापस उसी दिशा में आ गया, यानी विपरीत दिशा में आ गया, अपनी टक्कर की जो दिशा थी उसके विपरीत दिशा में आ गया, अर्थात गति की दिशा से विपरीत दिशा में आने पर, अर्थात टक्कर के बाद विपरीत दिशा में आने पर, विपरीत दिशा में आने पर। तो कोस थीटा का मान, कोस पाई का मान क्या होगा,
-1। अब इसमें रखेंगे -1 तो क्या आएगा, ये आएगा k2 बटा k1, क्या आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a अपॉन 1 प्लस ए का स्क्वायर। देखिए ये -2a हो जाएगा, या cos थीटा का मान -1 रखेंगे तो ये -2 हो जाएगा, -2a हो जाएगा। ये किसका स्क्वायर है, ये है 1 माइनस ए का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है, 1 माइनस ए का स्क्वायर, और नीचे क्या है, नीचे है 1 प्लस ए का स्क्वायर। तो देखिए 1 प्लस ए यानी ए में कुछ जुड़ रहा है, एक में कुछ जुड़ रहा है, और 1 माइनस ए का मतलब है कि एक में से कुछ घट रहा है। तो इसका मतलब ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है। जब इन एक छोटी है नीचे बड़ी है तो इसका मतलब क्या है, ये लेस देन 1 आएगी, ये लेस देन 1। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, k2 लेस देन 1 k1, k2 लेस देन k1। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है, और क्या हुआ है, क्षय हुआ है, टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा कम हो गई। ये तो ही कम। अब यदि हमें बिल्कुल ही कम करनी है तो हमने जो न्यूटन बंधन में पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, कि हम जब दोनों द्रव्यमानों को बराबर लेते हैं। अब इसमें यदि द्रव्यमान बराबर हो, यदि m1 बराबर m2 हो तो क्या होगा, देखिए ये होगा k2 बटा k1, k2 बटा k1 क्या होगा, एक क्या है, एक क्या है यहाँ पे, a है m2 बटा m1, ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब 1। तो a का मान 1 है तो 1 माइनस 1 0 के स्क्वायर यानी 0, और ये 0 बटा कुछ भी 0, ये क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, k2 इक्वल टू 0, यानी गतिज ऊर्जा खत्म, गतिज ऊर्जा खत्म। तो इसका मतलब है कि गतिज ऊर्जा में मैक्सिमम परिवर्तन हुआ है और वो 0 के बराबर आ गई है। तो गतिज ऊर्जा में अधिकतम परिवर्तन के लिए या अधिकतम क्षय के लिए हमें क्या करने हैं, द्रव्यमानों को बराबर करने हैं, दोनों न्यूट्रॉन के और मंदक पदार्थ के द्रव्यमान बराबर होने चाहिए। अब देखिए, अब द्रव्यमान बराबर होने चाहिए तो हम क्या उपयोग ले सकते हैं, हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है उसमें एक प्रोटॉन होता है, और न्यूट्रॉन में क्या होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है, लगभग बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि हम इसके मंदक के रूप में किसको काम ले सकते हैं, हाइड्रोजन को। अब हाइड्रोजन को हम काम ले रहे हैं, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, गैस है, तो इसका मतलब ये कि इसका जो एकांक परमाणु संख्या क्या होगी, कम होगी। तो उसमें जो न्यूट्रॉन होंगे वो टक्कर करेंगे, उनकी टक्कर करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रायिकता कम हो जाएगी, क्योंकि जब परमाणु दूर दूर है, मान लो ये परमाणु ये दूर दूर है, ये टक्कर करने जा रहे हैं न्यूट्रॉन, इससे हो सकता है इस साइड से निकल जाए, और जब परमाणु पास 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 इस तरह हो तो किसी न किसी से तो टक्कर करेगा ही। तो इसका मतलब क्या है कि एकांक आयतन में परमाणु संख्या कम है, इसलिए हाइड्रोजन गैस को काम नहीं ले सकते। तब समस्या होगी, हाइड्रोजन को काम नहीं लेंगे तो फिर किसको लेंगे। तो हाइड्रोजन से जो जिस हाइड्रोजन है उससे जो पदार्थ बनते हैं, जैसे H2O है, इस प्रकार के जो पदार्थ हैं उनको काम लेंगे। अब हम काम क्या ले सकते हैं, H2 हाइड्रोजनित हाइड्रोजनित पदार्थ, H2O को काम ले सकते हैं। H2O में एकांक आयतन में परमाणु संख्या भी बहुत ज्यादा होती है, तो ये लिक्विड है, तो इसमें एकांक आयतन में परमाणु संख्या बहुत ज्यादा होगी, तो ये टक्कर कर सकता है। तो हम मंदक के रूप में क्या काम लेंगे, जल। लेकिन इसके साथ भी एक समस्या है, इसके साथ समस्या ये है कि जब ये टक्कर करता है, इसके साथ टक्कर करता है, ये एक न्यूट्रॉन को अपने पास ले लेता है, और क्या बना लेता है, ये बना लेता है D2। तो यानी ये टक्कर के बाद न्यूट्रॉन की गति को कम नहीं करता, ये न्यूट्रॉन को खा जाता है। अब ये न्यूट्रॉन को खा जाएगा तो न्यूट्रॉन टक्कर करने के लिए, यानी यूरेनियम परमाणु के लिए न्यूट्रॉन कहां से आएंगे, H2O यदि न्यूट्रॉन को खा जाएगा तो परमाणु के लिए न्यूट्रॉन कहां से आएंगे। तो फिर हम H2O को काम नहीं लेते, H2 भी काम नहीं लेंगे, H2O को काम नहीं लेंगे, तो फिर हम क्या लेंगे, तो हम काम लेंगे D2। D2 क्या है, एक ड्यूटेरियम का नाम इसका, ये हाइड्रोजन परमाणु से एक न्यूट्रॉन और लेके ड्यूटेरियम बनता है, तो ड्यूटेरियम भारी जल भी कहते हैं इसे। तो इसका उपयोग करते हैं, तो इसमें टक्कर के बाद ये न्यूट्रॉन ग्रहण नहीं करता, ये टक्कर के बाद न्यूट्रॉनों के वेग को कम कर देता है। तो ये था न्यूट्रॉन बंधन। तो हम न्यूट्रॉन बंधन के लिए क्या काम ले सकते हैं, हाइड्रोजन जनित पदार्थ। तो हम लिखेंगे न्यूट्रॉन बंधक के रूप में, न्यूट्रॉन बंधक के रूप में, न्यूट्रॉन बंधक के रूप में
हाइड्रोजन हाइड्रोजन व हाइड्रोजन जनित पदार्थों को काम में लेते हैं। और D2O, आप ये लिख सकते हैं कि H2O काम क्यों नहीं लिखते, ये मैं छोड़ रहा हूं। D2O इसके साथ काम लेते हैं बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम, क्योंकि बेरिलियम भी कमी, इसका द्रव्यमान भी कमी होता है। बेरिलियम ऑक्साइड और ग्रेफाइट भी काम लिया जाता है, ग्रेफाइट को काम लिया जाता है। तो ये तो था न्यूट्रॉन मंदक। इसके बाद एक टॉपिक और रह गया, वो है परिवर्तित द्रव्यमान। परिवर्तित द्रव्यमान किसका होता है? रॉकेट का, क्योंकि इसमें फ्यूल जलता रहता है, द्रव्यमान घटता रहता है, तो वो परिवर्तित द्रव्यमान का उदाहरण है। साथ ही जैसे वर्षा की बूंद होती है, ऊपर ज्यादा होती है, उसके बाद उसका पानी थोड़ा कम हो जाता है वायु के घर्षण के कारण, इसके बाद उसका द्रव्यमान कम हो जाता है, तो वो भी उसका उदाहरण है परिवर्तित द्रव्यमान का। तो कल पढ़ेंगे हम परिवर्तित द्रव्यमान। ये था न्यूट्रॉन मंदन। तो मिलते हैं कल। ओके, बाय।